नमस्कार, बिहार न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें इस हफ्ते की हेडलाइन। बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 को मिली मंजूरी। मॉडर्न शुगर कॉम्प्लेक्स मॉडल को मिलेगा बढ़ावा। लक्ष्य है चीनी मिलों की क्षमता का विस्तार करना। मुजफ्फरपुर में बिहार का पहला लेदर फुटवेयर एंड एसेसरीज पार्क। लेदर उद्योग को मिलेगी नई पहचान। किशनगंज में भी है प्रस्तावित। और उद्योग विभाग और महाशक्ति ग्रुप के बीच एमओयू। गया जी में प्रस्तावित है एकीकृत इस्पात परियोजना। उद्देश्य है क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना और रोजगार का सृजन। दोस्तों, जब भी गन्ने की बात होती है तो सबसे पहले हमारे मन में ख्याल आता है चीनी का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज का आधुनिक गन्ना उद्योग केवल चीनी तक सीमित नहीं है। अब यही गन्ना एथेनॉल, बिजली, बायोगैस और जैविक खाद का भी बड़ा सोर्स बन चुका है। यही सोच बिहार सरकार की बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 के केंद्र में है। दरअसल बिहार मंत्रिपरिषद ने इस नीति को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य केवल नई चीनी मिलें लगाना नहीं है, बल्कि राज्य में गन्ना आधारित उद्योगों में निजी निवेश को बढ़ावा देना, बंद चीनी मिलों को चालू करना, किसानों की आय को बढ़ाना और रोजगार के नए नए अवसर बनाना भी है। लेकिन इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? दरअसल यह नीति बिहार को पारंपरिक शुगर मिल मॉडल से निकालकर मॉडर्न शुगर कॉम्प्लेक्स मॉडल की तरफ ले जा रहा है। यानी एक ही परिसर में केवल चीनी नहीं, बल्कि एथेनॉल प्लांट, बिजली उत्पादन और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इत्यादि भी स्थापित हो रहे हैं। इससे गन्ने का लगभग हर हिस्सा उपयोग में आ जाएगा और किसानों से लेकर उद्योग तक सबको लाभ मिलेगा। नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए बिहार राज्य चीनी निगम और गन्ना उद्योग विभाग की उपलब्ध भूमि 30 वर्ष की लीज पर सांकेतिक राशि पर उपलब्ध कराएगी। अधिकतम 40 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जा सकेगी। निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने पूंजी निवेश सहायता का भी प्रावधान किया है। 5000 टन ऑफ केन पर डे क्षमता की नई चीनी मिल के लिए 100 करोड़ रुपए तक तथा 3500 टीसीडी क्षमता की मिल के लिए 70 करोड़ रुपए तक की सहायता दी जाएगी। वहीं मौजूदा चीनी मिलों के क्षमता विस्तार पर भी वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा उद्योगों को 100% स्टैंप शुल्क और निबंधन शुल्क की प्रतिपूर्ति, चीनी उत्पादन पर 5 वर्षों तक एसजीएसटी की 100% प्रतिपूर्ति और एथेनॉल परियोजनाओं के लिए भी विशेष कर प्रोत्साहन दिए जाएंगे। बिहार में उद्योग के क्षेत्र में एक बड़ी शुरुआत होने जा रही है। राज्य अब लेदर और फुटवेयर इंडस्ट्री में अपनी नई पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुजफ्फरपुर में बिहार का पहला लेदर फुटवेयर एंड एसेसरीज पार्क डेवलप किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है राज्य में चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देना, निवेश को आकर्षित करना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस पार्क में जूते, चप्पल, बैग, पर्स, बेल्ट, जैकेट और चमड़े से जुड़े अन्य उत्पादों का निर्माण किया जाएगा। इससे मुजफ्फरपुर को बिहार के नए औद्योगिक केंद्र के रूप में डेवलप करने में मदद मिलेगी। परियोजना के तहत आधुनिक औद्योगिक सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। फैक्ट्रियों के साथ साथ कॉमन फैसिलिटी सेंटर, बेहतर सड़क व्यवस्था, बिजली, पानी, ड्रेनेज और लॉजिस्टिक की सुविधाएं भी यहाँ डेवलप की जाएंगी। खास बात यह भी है कि इस पार्क से सिर्फ बड़े उद्योगों को फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि स्थानीय कारीगर, छोटे कारोबारी, सप्लायर और परिवहन क्षेत्र को भी नए अवसर मिलेंगे। स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए स्किल डेवलपमेंट और प्रशिक्षण की व्यवस्था भी डेवलप की जाएगी, जिससे बिहार के युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार के बेहतर विकल्प मिले। वहीं बिहार में लेदर उद्योग के विस्तार को और गति देने के लिए किशनगंज में भी लेदर हब डेवलप करने की योजना है। इससे राज्य के सीमांचल क्षेत्र में भी उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इन दोनों परियोजनाओं के जरिए बिहार लेदर और फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। यानी आने वाले वर्षों में मुजफ्फरपुर बिहार के पहले बड़े लेदर फुटवेयर एंड एसेसरीज हब के रूप में उभर सकता है और राज्य के औद्योगिक विकास को नई दिशा दे सकता है। किसी भी राज्य की आर्थिक मजबूती का सबसे बड़ा आधार केवल कृषि नहीं, बल्कि मजबूत औद्योगिक ढांचा भी होता है। यही कारण है कि विकसित देशों की पहचान उनके इस्पात, मशीनरी और विनिर्माण क्षमता से होती है। अब बिहार भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा रहा है। हाल ही में बिहार सरकार के उद्योग विभाग और महाशक्ति ग्रुप के बीच गयाजी जिले में लगभग 6000 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड स्टील प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए एक एमओयू पर साइन हुआ है।
प्रस्तावित परियोजना की उत्पादन क्षमता 1 से 1.5 मिलियन टन पर एनम होगी। इसके विकसित होने से राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके बनेंगे, सहायक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और बिहार के औद्योगिक आधार को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट क्या होता है? दरअसल गैर एकीकृत स्टील इकाइयां उत्पादन श्रृंखला के किसी एक या सीमित चरण पर कार्य करती हैं, जबकि इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में इस्पात उत्पादन की अधिकांश प्रमुख प्रक्रियाएं एक ही परिसर में संचालित हो जाती हैं। इससे उत्पादन लागत घटती है, दक्षता बढ़ती है और बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम डेवलप होते हैं। अब इसे बिहार के संदर्भ में समझिए। बियाडा जैसी संस्थाएं बिहार में औद्योगिक भूमि और आधारभूत संरचना विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बियाडा बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अधीन कार्य करने वाली वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना 1974 में बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1974 के तहत की गई थी। यदि यह परियोजना समयबद्ध तरीके से पूरी होती है तो इससे गयाजी क्षेत्र पूर्वी भारत के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर सकता है। साथ ही एमएसएमईज, लॉजिस्टिक्स, परिवहन और सेवा क्षेत्र को भी इसका लाभ मिलने की संभावना है। बिहार में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार की औद्योगिक पार्क योजना के अंतर्गत मुजफ्फरपुर और दरभंगा में इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है। इसके तहत मुजफ्फरपुर में लगभग 700 एकड़ और दरभंगा में लगभग 350 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। यानी दोनों औद्योगिक पार्कों के लिए कुल करीब 1050 एकड़ भूमि उपलब्ध होगी। मुजफ्फरपुर के पारू क्षेत्र की कनेक्टिविटी इस परियोजना के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि यह निर्माणाधीन पटना बेतिया 4 लेन से जुड़ सकेगा। इससे कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार उत्पादों के परिवहन को बेहतर सुविधा मिलेगी। अब औद्योगिक पार्क की अवधारणा को समझना जरूरी है। दरअसल औद्योगिक पार्क एक ऐसा विकसित क्षेत्र होता है जहां उद्योग स्थापित करने के लिए सड़क, बिजली, पानी, परिवहन और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाएं पहले से उपलब्ध कराई जाती। इससे कंपनियों को शुरुआत में आधारभूत ढांचा तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती और वे तेजी से उत्पादन शुरू कर सकती हैं। इन औद्योगिक पार्कों को प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुरूप विकसित करने की योजना है, जिससे निवेशकों को तैयार औद्योगिक सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इससे निवेश की प्रक्रिया आसान होगी और समय और लागत दोनों में कमी आएगी। इस परियोजना का सबसे बड़ा प्रभाव रोजगार के क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है, जो लीची, खाद्य प्रसंस्करण और छोटे उद्योगों के लिए जाना जाता है। वहीं दरभंगा मिथिला क्षेत्र का प्रमुख शहर है। यहाँ औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से पूरे मिथिला और उत्तर बिहार क्षेत्र को लाभ मिलने की संभावना है। यह पहल बिहार में औद्योगिक विकेंद्रीकरण और उत्तर बिहार के आर्थिक विकास को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा सकती है। स्वस्थ बचपन ही समाज का वास्तविक आधार है, लेकिन थैलेसीमिया जैसी जन्मजात बीमारी बच्चों की खुशियों को प्रभावित करती है। इस गंभीर समस्या से राहत पहुंचाने के लिए बिहार सरकार ने थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना लागू किया है। इस योजना के तहत पात्र बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज सीएमसी वेल्लोर में निःशुल्क कराया जा रहा है। साथ ही मरीज, डोनर और उनके अभिभावकों की यात्रा, लगभग 3 महीने तक रहने और भोजन की व्यवस्था का खर्च भी सरकार द्वारा ही वहन किया जाएगा। अब सवाल है कि आखिर यह योजना क्यों शुरू की गई? दरअसल थैलेसीमिया एक गंभीर जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में सामान्य हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता। इसके कारण मरीज को बार बार ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। चूंकि यह बीमारी माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से पहुंचती है, इसलिए इसे संक्रामक रोग नहीं बल्कि वंशानुगत रोग मानते हैं, जेनेटिक डिजीज मानते हैं। इस बीमारी के स्थायी उपचार को समझना भी जरूरी है। हमारी हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला सॉफ्ट टिश्यू बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा कहलाता है। यही शरीर में रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स का निर्माण करता है। जब थैलेसीमिया जैसी बीमारी में रक्त बनाने की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है तो स्वस्थ डोनर की बोन मैरो रोगी में प्रत्यारोपित की जाती है। इसी प्रक्रिया को बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते हैं, जो गंभीर थैलेसीमिया रोगियों के लिए संभावित रूप से क्यूरेटिव विकल्प माना जाता है। केंद्र सरकार भी थैलेसीमिया पीड़ित मरीजों के लिए कई पहल चला रही है। इनमें प्रमुख है थैलेसीमिया बाल सेवा योजना, जिसके माध्यम से चयनित अस्पतालों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। यह पहल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से जुड़ी है।
दोस्तों, बिहार कभी देश के प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में गिना जाता था, लेकिन समय के साथ कई चीनी मिलें बंद होती चली गई। नतीजा ये हुआ कि उद्योग, गन्ना किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ा। अब इसे थोड़ा इतिहास में जाकर समझते हैं। रैयाम और सकरी दोनों ही मिलें आजादी से पहले स्थापित हुई थी। रैयाम चीनी मिल की स्थापना 1914 की है, जबकि सकरी चीनी मिल की स्थापना हुई थी 1933 में दरभंगा राज के औद्योगिक प्रयासों के दौर में हुई थी। लेकिन दशकों तक चलने के बाद रैयाम मिल वर्ष 1994 से और सकरी मिल वर्ष 1997 से बंद पड़ी हैं। खोई हुई पहचान को वापस दिलाने की दिशा में बिहार सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में दरभंगा के रैयाम और मधुबनी के सकरी में बंद पड़ी चीनी मिलों की जमीन पर नई सहकारी चीनी मिलों की स्थापना को मंजूरी दी गई। साथ ही गन्ना बाई प्रोडक्ट्स आधारित औद्योगिक इकाइयों को भी हरी झंडी दी गई। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री द्वारा रैयाम और सकरी में प्रस्तावित नई चीनी मिल परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था, जो दिखाता है कि यह परियोजना राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर प्राथमिकता में है। इस परियोजना के संचालन में इंडियन पोटाश लिमिटेड, नई दिल्ली की भूमिका होगी। साथ ही बैंक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकृत परियोजना लागत का 40% वित्तीय सहयोग बिहार सरकार उपलब्ध कराएगी। लेकिन सवाल उठता है कि सरकार केवल चीनी मिल ही क्यों नहीं बना रही, बल्कि गन्ना बाई प्रोडक्ट्स आधारित इकाइयों पर भी जोर दे रही है। दरअसल आधुनिक चीनी उद्योग अब केवल चीनी उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि एग्रो बेस्ड इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जैसी तकनीक आधारित गतिविधियां भी इसमें शामिल हैं। गन्ने से निकले बगास से बिजली और कागज, मोलासिस से एथेनॉल और प्रेस मड से जैविक खाद तैयार की जाती है। यही कारण है कि आज चीनी मिलों को इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे किसानों और उद्योग दोनों की आय बढ़ सके। दोस्तों, कभी मिथिला के तालाबों और पोखरों तक सीमित रहने वाला मखाना आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिहार की पहचान बन रहा है। लेकिन इस सफर की खास बात यह है कि अब बिहार केवल कच्चा मखाना नहीं, बल्कि वैल्यू एडेड यानी प्रसंस्कृत और फ्लेवर्ड मखाना वैश्विक बाजार तक पहुंचा रहा है। हाल ही में एपिडा यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बिहार से कनाडा के लिए 7 मीट्रिक टन वैल्यू एडेड फ्लेवर्ड मखाने की पहली शिपमेंट को हरी झंडी दिखाई। अब समझते हैं कि एपिडा की भूमिका क्या है। दरअसल एपिडा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली संस्था है, जिसका उद्देश्य कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत क्षमता निर्माण, निर्यात अवसंरचना के डेवलपमेंट, गुणवत्ता मानकों को बढ़ावा देना और भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ना, ये सब शामिल है। इस पूरी प्रक्रिया में एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एफपीओ छोटे किसानों को एक संगठन के रूप में जोड़ता है, जिससे वे सामूहिक रूप से उत्पादन, मार्केटिंग और बाजार तक बेहतर पहुंच बना सके। यहां वैल्यू एडिशन को समझिए। कच्चा मखाना सीधे बेचने की तुलना में जब उसे साफ किया जाता है, भुना जाता है, अलग अलग स्वादों के साथ तैयार किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उसकी पैकेजिंग की जाती है, तो उसके बाजार मूल्य में वृद्धि होती है। इसी प्रक्रिया को वैल्यू एडिशन कहते हैं। अब मखाने की विशेषता को समझ लेते हैं। मखाना, जिसे फॉक्स नट भी कहते हैं, एक जलीय पौधे से प्राप्त होने वाला खाद्य उत्पाद है, जिसकी खेती मिथिला क्षेत्र में सदियों से होती रही है। भारत के मखाना उत्पादन में बिहार का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। बिहार के मखाने को वैश्विक पहचान दिलाने में 2022 में मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला। इससे इसके नाम और उत्पत्ति क्षेत्र को कानूनी सुरक्षा मिली और इसकी ब्रांड पहचान मजबूत हुई। मछली पालन केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बनता जा रहा है। इसी दिशा में सीतामढ़ी में राज्य के पहले फिश सीड बैंक की पहल की गई। मुख्यमंत्री ने सीतामढ़ी में 10 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से तैयार राज्य के पहले फिश सीड बैंक यानी मछली बीज बैंक का शिलान्यास किया। यह बैंक करीब 40 एकड़ में फैला है, जिसमें 8 प्रजनन तालाब बनाए गए हैं। इस बैंक की खासियत यह है कि अत्याधुनिक जैव सुरक्षा तकनीकों से ये लैस है और यहाँ गुणवत्तापूर्ण ब्रूडर और फिश सीड दोनों को उत्पादित किया जाएगा। अब समझिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बिहार लंबे समय से गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहा, खास करके आंध्र प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल पर। यह सीड बैंक राज्य को इस मामले में आत्मनिर्भर बनाएगा, जिससे न सिर्फ लागत बढ़ घटेगी, बल्कि गुणवत्तापूर्ण और रोग मुक्त मछली बीज स्थानीय किसानों को समय पर उपलब्ध हो सकेगा। एक जरूरी बात समझिए, ये अकेली परियोजना नहीं, बल्कि सीतामढ़ी को बिहार के
मत्स्य हब, फिश हब के रूप में विकसित करने की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। इसी जिले में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY के तहत डुमरा प्रखंड के बखरी में करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से 49 एकड़ में देश की प्रमुख फिश ब्रूड बैंक परियोजनाओं में से एक के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है, जिसका शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री ने किया था। यानी सीतामढ़ी में अब 2 समानांतर मत्स्य अवसंरचना परियोजना आगे बढ़ रही हैं, एक राज्य सरकार की, दूसरी केंद्र प्रायोजित PMMSY की। ब्रूड बैंक और सीड बैंक में फर्क को भी समझना होगा। ब्रूड बैंक में गुणवत्तापूर्ण ब्रूडर्स तैयार और संरक्षित किए जाते हैं, जबकि सीड बैंक में उन्हीं ब्रूडर्स से मछली के बीज तैयार किए जाते हैं जिन्हें बाद में किसानों के तालाबों में डाला जाता है। यानी दोनों मिलकर मत्स्य उत्पादन की वैल्यू चेन को मजबूत करते हैं। जैसे अच्छे ब्रूडर से उच्च कोटि के बीज तैयार होंगे और इससे बेहतर उत्पादन संभव होगा। बिहार के लिए इसका महत्व समझिए तो यह कदम राज्य के हाल ही में गठित बिहार एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी BAIDCL के लक्ष्यों से सीधे जुड़ता है। दोनों का साझा मकसद है राज्य में मत्स्य अवसंरचना को व्यवस्थित और आत्मनिर्भर बनाना, जिससे मछली किसानों की आय बढ़े और ग्रामीण रोजगार सृजित हो। मिथिला के प्रसिद्ध हस्तशिल्प और लोक कला परंपरा को नई पहचान दिलाने की दिशा में बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मधुबनी में मिथिला हैंडीक्राफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी की पहली बैठक आयोजित हुई, जिसमें कलाकारों को सहकारिता के माध्यम से बेहतर बाजार, वित्तीय सहायता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच दिलाने पर जोर दिया गया। अब सवाल उठता है कि आखिर सहकारी समिति होती क्या है? दरअसल कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसे लोगों का स्वैच्छिक संगठन होती है जहां समान कार्य से जुड़े लोग मिलकर अपने आर्थिक हितों को मजबूत करते हैं। इन समितियों का पंजीकरण संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियम के तहत सहकारिता विभाग में किया जाता है। हस्तशिल्प क्षेत्र में इनका उद्देश्य कारीगरों को कच्चा माल, आसान ऋण, प्रशिक्षण, बेहतर विपणन, ब्रांडिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ना होता है, ताकि उन्हें अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके और बिचौलियों पर निर्भरता कम हो। दिलचस्प बात यह है कि इसी कार्यक्रम में सुधा कॉम्फेड ब्रांड के तहत मखाना खीर भी लॉन्च की गई। याद रखिए, कॉम्फेड यानी बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन राज्य में दुग्ध सहकारिता का एक बड़ा संगठन है। अब इसी सफल सहकारिता मॉडल को मिथिला के हस्तशिल्प और GI टैग वाले उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अपनाने की कोशिश की जा रही है। परीक्षा की दृष्टि से एक और तथ्य महत्वपूर्ण है। एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना का उद्देश्य प्रत्येक जिले के पारंपरिक उत्पाद की पहचान को मजबूत करना, उसकी ब्रांडिंग, मार्केटिंग और निर्यात को बढ़ावा देना है। मधुबनी अपनी मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, जबकि बिहार देश का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक राज्य है। दोस्तों, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का पहला पदक बिहार के नालंदा जिले के हरनौत निवासी झंडू कुमार ने दिलाया। उन्होंने पुरुष हैवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग में पहले प्रयास में 181 केजी और दूसरे प्रयास में 190 केजी भार उठाकर 130.9 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। याद रखिए, यह बिहार के किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन से भारत की पदक यात्रा शुरू होने वाला पहला मौका बना है। अंततः भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया पहले, इंग्लैंड दूसरे और कनाडा तीसरे स्थान पर रहे। इस खेल का सबसे दिलचस्प पहलू रहा शुभंकर फिन्नी। एक यूनिकॉर्न है जो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु है, जिसका सींग ग्लासगो के मशहूर ट्रैफिक कोन वाले ड्यूक ऑफ वेलिंगटन स्टैच्यू से प्रेरित था। उद्घाटन समारोह में मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ध्वजावाहक रहीं, जबकि समापन समारोह की यह जिम्मेदारी जैस्मिन लंबूरिया ने निभाई। मीराबाई चानू ने महिला भारोत्तोलन में लगातार तीसरी बार स्वर्ण जीतकर इतिहास रचा। मुक्केबाजी भारत के लिए सबसे सफल खेल रहा, जहां खिलाड़ियों ने 7 स्वर्ण और 3 रजत सहित कुल 10 पदक जीते। महिला वर्ग में जैस्मिन लंबूरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घांघस और अरुंधति चौधरी तथा पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल स्वर्ण विजेता रहे। जूडो में भी भारत ने इतिहास रच दिया। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने देश के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीते, जबकि यामिनी मौर्य ने रजत पदक हासिल किया। पैरा खेलों में भारत का यह अब तक का सबसे सफल अभियान रहा। कुल 7 पदक, 3 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य के साथ। झंडू कुमार के अलावा दिलीप गावित ने 100 मीटर स्पर्धा में और सोमन राणा तथा शर्मिला धनखड़ ने पुरुष व महिला शॉटपुट में स्वर्ण जीते।
एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में रजत और यशवीर सिंह ने कांस्य जीतकर डबल पोडियम बनाया, जबकि तेजस्विन शंकर ने डेकाथलॉन में कांस्य हासिल किया। समापन समारोह में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का ध्वज भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा को सौंपा गया, जिनकी मेजबानी अहमदाबाद करेगा। बिहार न्यूज रूम में अब वक्त है पर्सन ऑफ द वीक सेगमेंट का। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक उपन्यास इतना लोकप्रिय हो जाए कि लोग उसे पढ़ने के लिए नई भाषा सीखना शुरू कर दें? हिंदी साहित्य के इतिहास में यह करिश्मा जिस लेखक ने किया, उनका नाम था बाबू देवकी नंदन खत्री। उन्होंने सिर्फ एक कहानी नहीं लिखी, बल्कि लाखों लोगों को हिंदी से जोड़ दिया। आइए जानते हैं उस लेखक की कहानी जिसकी रचना चंद्रकांता आज भी हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय कृतियों में गिनी जाती है। देवकी नंदन खत्री का जन्म 18 जून 1861 को वर्तमान बिहार के समस्तीपुर जिले के पूसा में अपने ननिहाल में हुआ था। उनके पिता लाला ईश्वर दास मूलतः पंजाब के रहने वाले थे। शुरुआती शिक्षा उन्होंने उर्दू और फारसी में प्राप्त की, जिसके बाद हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी का भी अध्ययन किया। युवावस्था में वे गया स्थित टिकारी राज से जुड़े और इसके बाद वाराणसी गए, जहां उनकी रुचि धीरे धीरे लेखन में हुई, प्रकाशन की तरफ बढ़ी। यहीं उन्होंने अपना लहरी प्रेस स्थापित किया और साथ ही हिंदी मासिक पत्रिका सुदर्शन का प्रकाशन शुरू किया। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ 1888 में आया, जब उनका पहला उपन्यास चंद्रकांता प्रकाशित हुआ। यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि इसमें तिलिस्म, अय्यारी, रहस्य, रोमांच, कल्पना का ऐसा अद्भुत मेल था जैसा हिंदी साहित्य ने पहले कभी नहीं देखा था। नतीजतन कहानी इतनी लोकप्रिय हुई कि लोग अगला भाग पढ़ने का बेसब्री से इंतजार करते थे। यहां तक कि कहा जाता है कि अनेक लोगों ने सिर्फ चंद्रकांता पढ़ने के लिए हिंदी सीखनी शुरू कर दी। यही कारण है कि देवकी नंदन खत्री को हिंदी के प्रारंभिक और अत्यंत लोकप्रिय उपन्यासकारों में से एक गिना जाता है। दिलचस्प बात यह भी है कि तिलिस्म और अय्यार जैसे शब्दों को पूरे देश में लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी काफी हद तक उनकी रचनाओं को ही जाता है। इसके बाद चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी और कुसुम कुमारी जैसी कृतियों ने भी पाठकों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। हालांकि देवकी नंदन खत्री का योगदान सिर्फ उपन्यास लिखने तक सीमित नहीं था। उन्होंने ऐसे समय में सरल और बोलचाल की हिंदी में लेखन किया जब साहित्य अपेक्षाकृत कठिन भाषा में लिखा जाता था। इस तरह उनकी भाषा ने हिंदी को आम लोगों तक पहुंचाया और पढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित की। यही वजह है कि हिंदी उपन्यास के विकास में उनका नाम बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। 1 अगस्त 1913 को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी जीवित हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1994 में दूरदर्शन पर प्रसारित चंद्रकांता धारावाहिक, जिसने उनकी कहानी को नई पीढ़ी तक पहुंचाया और एक बार फिर उन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया। आइए अब जल्दी से देखते हैं क्विक न्यूज में क्या है खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2026 को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान शुरू किया। इस अभियान का नेतृत्व युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है, जबकि माई भारत नोडल एजेंसी है। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखकर विकसित भारत 2047 में भागीदार बनाना है। नशा मुक्ति अभियान को मजबूत करने के लिए बिहार सरकार द्वारा ब्रह्म कुमारी के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम चलाने की पहल की गई है। बिहार सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को हाफ डे व्यवस्था फिर से बहाल करने का निर्णय लिया है। इसके तहत शनिवार को स्कूलों में टिफिन ब्रेक के बाद ही छुट्टी हो जाएगी। यह फैसला शिक्षकों और शिक्षक संघों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर लिया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कौशल एवं अनुभव आधारित शिक्षा की सोच से थोड़ी अलग है। शनिवार की हाफ डे व्यवस्था प्रशासनिक और विद्यालय संचालन से जुड़ा निर्णय है, जबकि एनईपी 2020 का बैगलेस डेज प्रावधान विद्यार्थियों को कौशल और अनुभव आधारित शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से है। बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने प्रोफेसर विनोद कुमार त्रिपाठी को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। प्रोफेसर त्रिपाठी राज्यपाल को विश्वविद्यालयों में संकाय विकास, शैक्षणिक गुणवत्ता, संस्थागत सुधार, NAAC और NIRF रैंकिंग में सुधार और NEP 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े मामलों पर रणनीतिक सलाह देंगे। उन्हें उच्च शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षा नीति के क्षेत्र में 40 से ज्यादा वर्षों का अनुभव है। फ्रांस के मार्से शहर में आयोजित 19वें फेस्टिवल इंटरनेशनल डी मार्से 2026 में बिहार पटना के युवा फिडे मास्टर
रेयान मोहम्मद ने कुल 9 राउंड में से 5 राउंड में जीत हासिल की, 3 ड्रॉ रहा और 1 में हार के साथ कुल 6.5 अंक हासिल कर उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल मास्टर नॉर्म IM नॉर्म भी हासिल कर लिया। इस दौरान उन्होंने भारत की इंटरनेशनल मास्टर पद्मिनी राउत, फ्रांस के गेलक्स फेबियन और इंग्लैंड के समर दयाल जैसे मजबूत खिलाड़ियों को हराया। फिडे मास्टर FM क्या होता है, समझ लीजिए। दरअसल यह अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी फिडे द्वारा दी जाने वाली एक आधिकारिक उपाधि है जो ग्रैंड मास्टर GM और इंटरनेशनल मास्टर IM से एक स्तर नीचे होती है और FM उपाधि सामान्यतः 2300 फिडे एलो रेटिंग से प्राप्त करने पर दी जा सकती है, बशर्ते फिडे के अन्य नियम पूरे। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन से जुड़े हुए अभ्यास प्रश्न। पहला सवाल है मेंस का। बिहार में प्रस्तावित गयाजी इंटीग्रेटेड स्टील प्रोजेक्ट राज्य के औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की अवधारणा, इसकी तकनीकी विशेषताओं और बिहार की अर्थव्यवस्था पर इसके संभावित प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। साथ ही इस परियोजना के क्रियान्वयन में आधारभूत संरचना, पर्यावरणीय चुनौतियों और सहायक उद्योगों के विकास की भूमिका पर चर्चा कीजिए। 38 मार्क्स के लिए ये सवाल है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित कौन से ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस बुलेटिन की PDF आप बार बार पूछते हैं एवटेरिया के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर और अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर ये PDFs उपलब्ध कराए जाते हैं। आइए अब जल्दी से देखें ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल। पहला सवाल है बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस हैं केवल नई चीनी मिलों की स्थापना करना, गन्ना आधारित उद्योगों में निवेश बढ़ाना एवं एथेनॉल, बिजली तथा बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देना, गन्ने के स्थान पर अन्य फसलों को बढ़ावा देना, चीनी उद्योग को राज्य से समाप्त करना, या फिर ऑप्शन ई प्रयास नहीं किया गया। अगला प्रश्न है बिहार का पहला लेदर फुटवेयर एंड एसेसरीज पार्क कहां विकसित किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर, गया, किशनगंज, भागलपुर, या फिर ऑप्शन ई प्रयास नहीं किया गया। अगला प्रश्न है प्रस्तावित इंटीग्रेटेड स्टील प्रोजेक्ट बिहार के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, नालंदा, गयाजी, या फिर ऑप्शन ई प्रयास नहीं किया गया। अगला प्रश्न है प्रस्तावित मुजफ्फरपुर और दरभंगा औद्योगिक पार्कों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। बिहार में औद्योगिक आधारभूत संरचना विकसित कर निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना, केवल कृषि उत्पादन को बढ़ाना, राज्य में खनन गतिविधियों का विस्तार करना, केवल सरकारी उद्योगों की स्थापना करना, या फिर ऑप्शन ई प्रयास नहीं किया गया। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के अंतर्गत थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए किस उपचार की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, डायलिसिस उपचार, मोतियाबिंद सर्जरी, हृदय प्रत्यारोपण, या फिर ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है रैयाम और सकरी में प्रस्तावित आधुनिक शुगर कॉम्प्लेक्स का विकास किस उद्देश्य से किया जा रहा है। केवल चीनी उत्पादन को बढ़ाने के लिए, गन्ना आधारित बाई प्रोडक्ट्स उद्योगों जैसे एथेनॉल, बिजली और जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, केवल कृषि भूमि का विस्तार करने के लिए, केवल विदेशी निवेश को रोकने के लिए, या फिर ऑप्शन ई प्रयास नहीं किया गया। अगला प्रश्न है बिहार से कनाडा भेजे गए वैल्यू एडेड फ्लेवर्ड मखाने की पहली शिपमेंट को किस संस्था ने हरी झंडी दिखाई। FCI यानी भारतीय खाद्य निगम, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिटा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR, या फिर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, या फिर ऑप्शन ई प्रयास नहीं किया गया। अगला प्रश्न है बिहार का पहला फिश सीड बैंक किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। दरभंगा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, भागलपुर, या फिर ऑप्शन ई। अगला प्रश्न मिथिला हैंडीक्राफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी की पहली बैठक का आयोजन किस जिले में किया गया। गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, या फिर ऑप्शन ई। और अंतिम प्रश्न कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का पहला पदक किस बिहार के खिलाड़ी ने जीता। झंडू कुमार, दिलीप गावित, सोमन राणा, तेजस्विन शंकर, या फिर ऑप्शन ई प्रयास नहीं किया गया। तो बिहार न्यूज रूम में फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। पिछले हफ्ते जो सवाल मैंने पूछे थे उनके जवाब आपको स्क्रीन पर दिखेंगे और इस हफ्ते जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब आप कमेंट सेक्शन में देना है। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।